स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में। यद्यपि हमारी उपस्थिति थोड़े दिनों के बाद हो रही है, थोड़ी शिथिलता सी थी और एग्जामिनेशन को लेकर के आप पूरी तरह से जोशो खरोश के साथ लगे होंगे। जीके के जो 30 प्रश्न है उसको लेकर के लगातार मैं उपस्थित होता रहा हूँ। यद्यपि बीच बीच में मैं उपस्थित नहीं हो पाता अपने वर्क की वजह से। लगातार जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं उपस्थित नहीं हो पाता हूँ। फिर भी जो मेरे टेस्ट सीरीज हैं, जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरे प्रैक्टिस सेट हैं, उससे 30 प्रश्न आपको मिल जाने चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं इस टेस्ट सीरीज को, मॉक टेस्ट को। और इसमें प्रयास किया गया है कि आपको ये प्रश्न जरूर मिले जो कि आपकी परीक्षा के लिए समीचीन हो और आपको उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। एक तो प्रश्न निश्चित तौर पर इससे आपकी परीक्षा में छपने चाहिए, ऐसी आशा की जाती है। स्टार्ट क्विज का बटन दबाते हैं। यहाँ पर एंट्री सुनिश्चित करनी है। एग्जामिनेशन का माहौल, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, कि लगातार आपको दृष्टिगत होता है और इससे आप अपने को अच्छा करने का प्रयास करते हैं। आपको एक मौका मिलता है कि किस तरह से आप अपनी जो भी आपकी कमियां हैं, जो भी आपके वीकनेसेस हैं, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, उससे आप अवगत हो सकें। सारे प्रश्न समीचीन हैं और इस स्तर पर आपको वे सारे प्रश्न आने भी चाहिए, ऐसी आशा की जा रही है। यद्यपि परीक्षा की तिथि को लेकर थोड़ी सी वो आपको अवश्य है, लेकिन फिर भी आपको शिथिलता नहीं बरतनी है। यहाँ पर स्टार्ट क्विज का बटन मैंने दबा दिया है और प्रश्न यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। 30 मिनट की यह श्रृंखला है। बहुत सारी बातों से आपको अवगत कराना है। 30 प्रश्न के साथ साथ और बहुत सारे प्रश्न इसमें बातों के दौरान मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर यह प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न। हिंदू पौराणिक कथा में उल्लेखित सौपर्णिका नदी, जिसमें बढ़ते प्रदूषण को लेकर के हाल ही में पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है, किस राज्य में प्रवाहित होती है? यहाँ पर अगर यह प्रश्न पूछता है, जो चर्चा में रही है, सौपर्णिका नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है, जिसको लेकर के पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है। दोस्तों यह नदी, 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत होगा, और यह नदी जो है प्रवाहित होती है कर्नाटका में। उसी तरह का एक और मामला आया हुआ है। तमिलनाडु की वैगई नदी भी प्रदूषण के कारण चर्चा में रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए हैं, इसको भी अपने जहन में रखिएगा। तो वैगई नदी अगर आता है तो तमिलनाडु, और अगर सौपर्णिका नदी आता है, जो कि पुराणों में इसका उल्लेख है और उसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न पर्यावरणविदों ने उठाए हैं, वह कर्नाटका में प्रवाहित होती है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखिए, किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है? और यह श्रेय जाता है हमारे अपने उत्तर प्रदेश को, और इसको अपने जहन में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, क्लाइमेट से है, एनवायरनमेंट आपके सिलेबस का हिस्सा है। और जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा है कि आपका जो यूनिट फर्स्ट है, जो करंट अफेयर्स का हिस्सा है, उससे 7 या 8 प्रश्न रहते हैं इसलिए। और एक बार और चर्चा में रह रही है कि शायद ये पुराने प्रश्न पत्रों को ही दे दें, जैसा कि आयोग की का इतिहास भी रहा है। तो उस समय आपको पुराने 2000, चूँकि एडवर्टाइजमेंट 21-22 का है, तो पुराने करंट अफेयर्स को भी आप अपने जहन में रखना होगा। यद्यपि हमारे पेड मेंबर को सारी चीज़ें प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, आप भी अवगत होंगे, बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पर भी डाल रखी है। तो यहाँ इस प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में यूरोपियन क्लाइमेट एजेंसी कॉपरनिकस, अब यह पूछता है किसने यह आंकड़ा जारी किया है, तो यूरोपियन क्लाइमेट एजेंसी कॉपरनिकस ने धरती के तापमान वृद्धि के संदर्भ में किस वर्ष को अब तक के इतिहास का सबसे गर्म जलवायु वर्ष माना है? अब यह प्रश्न आपको बताना है और 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहे हैं। दोस्तों अभी तक जितने भी आंकड़े एक तरह से देखा जाए, जो डेटा उपलब्ध है, तो 1850 से माने जाते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर अभी डाउन नहीं हुआ है, इंक्रीज ही होते गया है। तो अभी तक जो जलवायु का इतिहास है, इसमें 2024 रहा है, जो पिछला वर्ष रहा है, वो अब तक का सबसे हॉटेस्ट जो ईयर माना जा रहा है अब तक के इतिहास का। इसको अपने जहन में रखिएगा और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और यह प्रश्न देखिए, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि जीके के जो प्रश्न हैं, जो 30 प्रश्न है, वह सभी के लिए एक समान होते हैं। लिहाजा बहुत ज़्यादा इसको लेकर के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसमें मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम गेन करना है। यद्यपि इसकी भूमिका सर्वोपरि है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, नेट पेजी DRF होते हैं और आपको उस पर पकड़ होती है, डेप्थ में आपका नॉलेज होता है। लेकिन जीके के कुछ प्रश्न जो हैं वो साधारण से होते हैं। मैंने बताया है आपसे, आपको प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट का बनना है। सामान्य ज्ञान
की जानकारी होनी चाहिए, जो कि प्रोफेसर की भूमिका, पथ प्रदर्शक की भूमिका होती है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जैसा कि आप देख रहे हैं, यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इस दिन को नेशनल टूरिज्म डे के रूप में भी मनाया जाता है, यह भी आपको दिमाग में रखना है। इस बार जो चुनाव आयोग जो है, नेशनल जो वोटर्स डे चुनाव आयोग, जो जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, हाल ही में यह भी पूछ सकता है अगर कि नए चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो यह जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार, इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। और इस बार 2025 की जो थीम थी इसकी, जो नेशनल चुनाव आयोग के वोटर्स डे की, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, तो यह भी था, इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। और 25 जनवरी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और प्रयास ये किया गया है कि बहुत ज़्यादा आपको भटकना ना पड़े, एक दो प्रश्न निश्चित तौर पर इस सीट से मिल जाए, और बहुत सारे सीट्स तो मैंने उपलब्ध कराए हैं आपको। तो यह प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत के 76वें, अब यह पूछता है कि कौन सा गणतंत्र दिवस था 76वां, जिसका थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था, में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको बताना है किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और यह श्री एक बार पुनः जा रहा है उत्तर प्रदेश को ही। डी इसका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था त्रिपुरा की झांकी को, और तृतीय स्थान आंध्र प्रदेश की झांकी को प्राप्त हुआ था। इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यह इंटरनेशनल करंट अफेयर से है। किस देश के 44 सालों के इतिहास में पहली बार हाल ही में वहां की संसद द्वारा उस देश के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया और उसकी सारी शक्तियां छीन ली गईं? और यह किस देश में हुआ है, इसको यह इंटरनेशनल करंट अफेयर से ध्यान में रखिएगा। और यह हुआ है दक्षिणी कोरिया, सियोल जिसकी राजधानी है, आप अवगत होंगे। और यह वहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति ने जो मार्शल लॉ लगाया, उसके अगेंस्ट में वहाँ के संसद ने यह प्रस्ताव पारित किया और उनकी सारी शक्ति को छीन लिया। यून सुक योल वहाँ के राष्ट्रपति थे और वर्तमान में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं हान डक-सू, तो खैर यह नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रपति थे यून सुक योल, उनकी शक्तियों को छीन लिया गया है। इसको अपने जन्म रखिएगा। और यह 44 सालों के वहाँ के इतिहास में पहली बार हुआ है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल समिट से है। अक्टूबर 2024 में कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक किस देश में आयोजित की गई, जिसका विषय एक लचीला साझा भविष्य, हमारी साझा संपत्ति में परिवर्तन था? तो यह आपको बताना है कि यह जो चौगम जो कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग है वह कहाँ, किस देश में संपन्न हुई थी। आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल जो देश है, कॉमनवेल्थ जिसको देश कहते हैं, जिनमें एक ज़माने में ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, औपनिवेशिक देश हुआ करते थे, उनके 56 राष्ट्रों का एक समूह है जो कि स्वैच्छिक संघ है। और इसकी स्थापना 1931 में करी गई थी और यह संपन्न हुआ है 4 देशों का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, यह हुआ है समोआ में। समोआ जो है एक द्वीपीय देश है जो कि फिजी और उसके आसपास के जो देश हैं, जो पोलिनेशियन आइलैंड्स हैं, उसमें ही यह देश है। बहुत छोटा सा देश है, 2 लाख, करीब 2 लाख इसकी जनसंख्या है और इसकी राजधानी एपिया है। समोआ इसका सही जवाब हुआ। और इसमें जो भारतीय प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पार्टिसिपेट किया था। कॉमनवेल्थ जो चौगम का यह मीटिंग हुआ था। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, इसरो ने भविष्य में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस का हिस्सा और इस तरह से प्रश्न रहते हैं, इसको देखिए, कह रहा इसरो ने भविष्य में मानव युक्त चंद्र मिशनों के लिए किस देश के साथ लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स को मंजूरी दी है? और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और 4 ऑप्शन यहाँ पर दृष्टिगत हो रहे हैं।
और इसमें आपको बताना है किसके साथ यह ल्यूपेक्स के समझौता हुआ है, और यह हुआ है जापान के साथ। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि शुक्र ग्रह के लिए जो इसरो का वैज्ञानिक मिशन है वह 2028 में लॉन्च किया जाएगा, और एक मिशन जो चंद्रयान 4 2027 में जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो कि सैंपल रिटर्न मिशन के रूप में जाना जाएगा। सैंपल रिटर्न मिशन इन द सेंस कि वह जाएगा वह चंद्रमा पर और मिट्टी और चट्टान के कुछ नमूने एकत्र करेगा, वापस आएगा। तो चंद्रयान 4 उसके लिए समर्पित रहेगा, जो 2027 में जाएगा। तो प्रश्नों के साथ बहुत सारी चीज़ों से आपको अवगत कराना रहता है कि हो सकता है कंसर्निंग क्वेश्चन आपसे पूछ दे। अगर ल्यूपेक्स पूछता है तो फिर जापान उसका सही जवाब हुआ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित तौर पर हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिले। हाल ही में जनवरी 2025 में चूंकि करंट अफेयर्स का दायरा बढ़ गया है दोस्तों, परीक्षा बहुत दिनों के बाद हो रही है, तो जनवरी चूंकि अप्रैल में हो रहा है, तो 2-3 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स को उठाते हैं, और अगर इन्होंने नए प्रश्नों का चयन किया तो जनवरी को यह टच करेंगे निश्चित तौर पर। फरवरी को भी टच कर सकते हैं, लेकिन जनवरी तो निश्चित तौर पर इनको टच करना चाहिए। तो यहाँ जनवरी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ संपन्न हुआ? अब यह प्रश्न यह हो गया। और अगला प्रश्न देखिए, जिसके मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू थीं। तो यह प्रवासी भारतीय थीं, इनके पूर्वज हमारे जो मजदूर के रूप में वहाँ गए थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, आप अवगत हैं। और त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति हैं इस समय, और ये प्रवासी भारतीय कि मुख्य अतिथि जो सम्मेलन था उसका थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी उपस्थित थी। और ये हुआ था कहाँ पे, यह आपको बताना है। तो यह हुआ था भुवनेश्वर में, इसको जहन में रखना है। और यह भी पूछ सकता है कि यह 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, या जो इस तिथि को, तो यह आपको बताना है 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इसको भी अपने जहन में रखना है। और इस बार जो प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है बहुत सारे लोगों को, उसमें डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, अगर यह पूछता है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो मेडिकल में डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को मिला है। बहरहाल भुवनेश्वर इसका सही जवाब है, इसको अपने जहन में आपको रखना होगा। प्रत्येक 2 वर्ष में यह आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए किस भारतीय राज्य ने पहली बार वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा है? और ग्रीन जीडीपी से किसने जोड़ा है पहली बार, और किसके लिए? तो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए और क्लाइमेटिक चेंज को ध्यान में रखते हुए। और यह एक वैकल्पिक आर्थिक संकेतक है जो आर्थिक विकास की पर्यावरणीय लागतों को एकीकृत करता है। तो यह आपको जानना है, और 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहा है। और यह पहली बार किसी स्टेट ने किया है, और वह किया है छत्तीसगढ़ ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित तौर पर अपने जन्म रखिएगा। इस स्तर पर आशा करते हैं कि आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर ले जा पा रहे होंगे, मैक्सिमम गेन करने का आप प्रयास करेंगे। और नहीं कर पाते हैं तो आत्मसात अवश्य कर लीजिएगा, और इस स्तर पर इस ट्रेंड के साथ पढ़ाई करिएगा। मैंने बताया था आपसे कि 30 प्रश्न कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते, बस थोड़ा सा सुनियोजित रणनीति के साथ, सही ट्रेंड के साथ आप प्रयास करें। बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें और इसमें 26-27 प्लस करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और आपके प्रोफेसर बनने का स्वप्न साकार होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में जनवरी 2025 में संपन्न हुई ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 के पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? दोस्तों, ग्रैंड स्लैम अगर यह पूछता है कि किस खेल से ग्रैंड स्लैम जुड़ा हुआ है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, खिलाड़ी किससे जुड़े हैं इससे प्रश्न आते रहे हैं, कौन सा खेल खेलते हैं इससे प्रश्न आते रहे हैं, आयोग चयन करता रहा है। तो ग्रैंड स्लैम अगर टर्म पूछता है, ग्रैंड स्लैम इज रिलेटेड टू व्हाट, तो यह लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। और चूंकि यह 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यह पूछता है 4 ग्रैंड स्लैम, अगर इसमें मान लो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, या फिर इसके बाद आपका फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है, और अमेरिकन ओपन सबसे लास्ट में होता है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो इसको भी देखिएगा। और यह पूछता है, कभी कभी यह पूछता है कौन सा हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, कौन से ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो यह जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और अमेरिकन ओपन, यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। क्ले कोर्ट पे या रैला गेरा की जो लाल मिट्टी पर
फ्रेंच ओपन खेला जाता है। विंबलडन जो है वह ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है इंग्लैंड में, इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे अब यहाँ पर यह जो प्रश्न पूछ रहा है कि इस बार जनवरी में, चूंकि मैंने बताया था आपसे कि जनवरी को सम्मिलित कर सकते हैं, तो यह जनवरी में जो पहला ग्रैंड स्लैम है जो हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो किसने जीता है इसको? तो इसको जीता है जैनिक शीनर जो है, इन्होंने इसको जीता है। इसको अपने जहन में आप रखिएगा। जो पुरुष आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसको इन्होंने जीता है, इसको आपको जहन में रखना होगा। और हम पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में पूर्व सैनिकों की निगरानी में किस नदी के पुनरुद्धार के लिए गंगा टास्क फोर्स GTF की स्थापना करी है? बताया है मैंने आपसे बार बार कि आप यू आर गोइंग टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूपी, सो यू हैव नीड टू नो अबाउट यूपी आल्सो। तो आपको यूपी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। एक दो प्रश्न निश्चित तौर पर रहते हैं और एक दो प्रश्नों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। बार बार मैंने आपसे कहा है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, तो ऐसा ना हो कि एक भी प्रश्न आप मिस करें। तो यहाँ पे यह जो GTF की स्थापना करी गई जनवरी 2025 में ही, और यह की गई गोमती नदी के संरक्षण के लिए। सॉरी, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिखा पाया था। गोमती नदी के संरक्षण के लिए, इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और यह कह रहा है भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कावेरी का संबंध निम्न में से किससे था? तो यहाँ चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको बताना है कि ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन से एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन रहते हैं। और दोस्तों, यह सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी का संचालन भारतीय सरकार द्वारा किया गया था। और यह जो तीन ऑप्शन आप देख रहे हैं, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को, भारतीय छात्रों को लाने के लिए जब रूस ने आक्रमण किया था, यह खैर मामला पुराना हो गया, लेकिन यह ऑपरेशन गंगा था। और इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय का संचालन किया गया था। और हैती में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती, इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। मैंने बताया था आपसे, बहुत सारे चीज़ों से आपको अवगत कराना है, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। तो जितने ज़्यादा मैक्सिमम गेन आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस प्रश्न को देखते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हाल ही में प्रकाशित ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है? Recently published Bring It On the Incredible Story of My Life is the autobiography of which Indian player? और यहाँ चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और आपको बताना है कि यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है। यह प्रकाशित है और यह है दीपा मलिक। दीपा मलिक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यह पैरालंपिक खिलाड़ी रही हैं। इन्होंने शॉर्टपुट में सिल्वर मेडल जीता है पैरालंपिक में, और इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही साक्षी मलिक ने भी एक पुस्तक, उनकी भी ऑटोबायोग्राफी आई थी, विटनेस, इसको भी ध्यान में रखिएगा। साक्षी मलिक जो भारत के कुश्ती में पदक जीतने वाली, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान रही हैं। तो रियो डी जेनेरो में उन्होंने जीता था कांस्य पदक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। विटनेस वो अगर होता है तो साक्षी मलिक का है। और यह पुस्तक अगर पूछता है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, तो यह दीपा मलिक का है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने हाल ही में देसी गाय को राज्य माता, गौ माता का दर्जा देकर ऐसा करने वाला देश का पहला भारतीय राज्य बन गया है? विच स्टेट रिसेंटली गेव द status of राज्य माता, गौ माता टू द नेटिव काउ एंड बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट इन द कंट्री टू डू शो? तो यहाँ पे यह श्रेय जाता है किस स्टेट को? तो यह गायों की संख्या को बढ़ाने के लिए यह उस समय मुख्यमंत्री जो थे वह एकनाथ शिंदे थे। जब यह निर्णय लिया गया महाराष्ट्र के, अभी तो देवेंद्र फडणवीस हो गए हैं, तो महाराष्ट्र इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको बताना है दोस्तों। 5वां स्थान मिला है। भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश, जिसकी औसत वायु गुणवत्ता 50.6 माइक्रोग्राम है। और दिल्ली विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित देश अगर है तो चाड है, उसके बाद बांग्लादेश है, पाकिस्तान और कांगो है। तो यहाँ भारत को 5वां स्थान
यह भारत सबसे ज़्यादा 5वां पड़ोसित देश है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। यह प्रश्न अगर पूछता है तो अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, कह रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार कंटेंट देखने के कारण दिमाग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव वाले शब्द, यह शब्द है ब्रेन रॉट, को किस देश ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना है? ब्रेन रॉट को किस संस्थान ने, अब यहाँ पर 4 संस्थान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना है कि यह किस संस्था ने, किस यूनिवर्सिटी ने या किस संस्थान ने चुना है इसको। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रॉट को ईयर, जो वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहन में रखिएगा। और हम बढ़ गए 18वें प्रश्न की तरफ, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है। सूर्य के परावैज्ञानिक उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए किस संस्थान द्वारा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप विकसित किया गया है? विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप टू स्टडी द अल्ट्रावायलेट इमिशंस ऑफ द सन? 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख लीजिए, और यह आपको बताना है। और यह विकसित किया गया है किसके द्वारा? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे के द्वारा। यह हो गया बी ऑप्शन। और पढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को उसके खेल में दिए गए योगदान के कारण पद्म विभूषण 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री से प्रश्न रहे हैं, आप अवगत हैं, तो इसलिए इसको भी अपने ट्रेंड में रखना होगा। और यह श्रेय जाता है इस बार, देखिए, पी.आर. श्रीजेश हॉकी, सूर्य कुमार यादव क्रिकेट। अगर यह पूछता है अवनी लेखरा, ये पैरा राइफल शूटर है, और मनु भाकर या शूटिंग। तो यह अगर पूछता है ये खिलाड़ियों के बारे में, अगर पूछता है किस खेल संबंधित, तो यह भी आप जान लीजिएगा। लेकिन यह जो प्रश्न है कि किसको दिया गया है पद्म भूषण 2025 इस बार, तो वह दिया गया है हॉकी के खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश को। अभी रिटायर हो चुके हैं, ओलंपिक में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इस बार भारत ने स्पेन को हरा करके मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था। यह भी आपको लगातार दूसरी ओलंपिक में इस बार, और अभी तक 13 मेडल जीत चुका है भारत ओलंपिक में हॉकी में। इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत में अपनी तरह की पहली अंडर सी 500 मेगावाट समुद्री विद्युत लिंक परियोजना किन 2 स्थानों के बीच प्रस्तावित की गई है? Recently, the first of its kind undersea 500 megawatt marine power link project has been proposed between which 2 places in India? और यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें बताना है कि कहाँ पर यह योजना शुरू की गई है। दोस्तों, यह 1150 किलोमीटर लंबा केबल बिछाया जाएगा इसमें, और इससे अंडमान निकोबार द्वीप में बिजली की आपूर्ति होगी, और अंडमान और पाराद्वीप जो इसके बीच में यह शुरू करी गई है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। इसका सही जवाब हुआ। और हम आ गए अगले प्रश्न की तरफ। संविधान दिवस, जिसे प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, 2024 में इस दिन संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 भाषाओं में संविधान की प्रतियां जारी करी हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग, यूनिक क्वेश्चन का चयन आयोग करता है। और यह प्रतियां जो जारी करी गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, और यह संस्कृत और मैथिली में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक संस्थानों में रिसर्च जनरल तक समान पहुंच के लिए, सभी सार्वजनिक संस्थानों में रिसर्च जनरल तक समान पहुंच एक साथ सभी को मिले, उसके फायदे हों, कौन सी स्कीम शुरू की है? किस योजना के क्रियान्वयन की पहल करी है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, सबका साथ सबका विकास, क्वालिटेटिव इंडिया, क्वालिटेटिव रिसर्च, 1 नेशन 1 रिसर्च। दोस्तों, यह 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन इसका सही जवाब हुआ, अपने ध्यान में रखिएगा। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ देखिए, एक्सरसाइज जो सैन्य अभ्यास होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, उससे प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ देखिए, संप्रति जो एक्सरसाइज है सैन्य अभ्यास, वह भारत बांग्लादेश, निश्चित तौर पर यह सही है। और मित्र शक्ति, दोस्तों जो मित्र शक्ति है वह एक्सरसाइज गलत है। यह मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के बीच में है, जबकि यहाँ पर नेपाल दिया हुआ है, यह गलत है। नेपाल के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है, इसको ध्यान में रखना है, तो यह गलत है। वज्र प्रहार भारत यूएसए सही है। अल नजाह भारत और ओमान, यह भी सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2024 में फ्रांस के पेरिस में संपन्न हुए
33वें ओलंपिक खेल। अगर यह पूछता है कहाँ पे 2024 में ओलंपिक हुआ, तो पेरिस में, फ्रांस के। और कौन सा ओलंपिक था? 33वां था। भारत ने कितने पदक जीते? तो 6 पदक जीते। कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 71वां स्थान प्राप्त किया। अब यह प्रश्न देखिए, उसमें जो कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? 6 पदक जीते, उसमें से एक इन्होंने भी जीते थे, अमन सहरावत ने भी। और यह किस इवेंट में जीते थे, कौन से किस खेल से संबंधित है, यह आपको बताना है दोस्तों। यह रेसलिंग से संबंधित है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। भारत के ओलंपिक पार्टिसिपेशन के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और इसमें 1 सिल्वर जीता था भारत ने और 5 ब्रॉन्ज जीता था। 1 सिल्वर जो नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो में, जिन्होंने 9.45 मीटर थ्रो फेंका था, और उनको सिल्वर मिला था। उसके बाद फिर मनु भाकर और जो हॉकी में एक मिला था। इसके बाद फिर आप जानते हैं इसमें अभी अमन सहरावत का नाम मैंने लिया, स्वप्निल कुशाले थे, साथ ही साथ सौरभजोत सिंह थे। तो 6 पदक जीता था भारत ने, हॉकी में भी जीता था। और ये 57 केजी में रेसलिंग में इन्होंने, अमन सहरावत ने, यह पदक जीता है। और सबसे यॉन्गेस्ट भी रहे हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। 21 साल 24 दिन के ये रहे हैं, और इन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान मेडल में टैली में भारत से ऊपर था, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। 65वें स्थान पे था, भारत 71वें स्थान पर था। और यह पूछता है कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों मेडल यूएसए ने जीता था, 126, जिसमें कि 40 उनके गोल्ड थे। चाइना 91, जिसमें कि उनके 40 मेडल थे, लेकिन उनका जो ब्रॉन्ज था 27 था, जबकि अमेरिका का जो मेडल ब्रॉन्ज था वह 44 था। इसको अपने जहन में आपको रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर यह पूछता है कि सेफडी मिशन कौन थे, तो सेफडी मिशन भारत के गगन नारंग थे। और ओपनिंग में फ्लैग बीरर कौन थे, तो यह भी प्रश्न पूछता है। तो ओपनिंग में आपका जनता सरल कमल जो टेबल टेनिस खिलाड़ी थे, और पीवी सिंधु थी बैडमिंटन खिलाड़ी। जबकि क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर और शूटिंग जो भी बताया था मैंने, मेडल भी जीता था। 2 मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला ओलंपिक के इतिहास में भारत की तरफ से। और प्रिया श्रीजेश जो थे वह क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा जमीन से हवा में मार करने वाला डिफेंस सिस्टम सी डोम्स जो लगभग 70 किलोमीटर दायरे को कवर करता है। कोई भी अगर दुश्मन अटैक करता है तो ख़त्म कर सकता है उसको। सी डोम्स जो 70 किलोमीटर के दायरे में, यह जो चर्चा में रहा वह किस देश का यह सिस्टम है, जो रक्षा प्रणाली का, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, यह आपको बताना है। और ये सी डोम्स जो है वह इजराइल का सिस्टम है, इसको ध्यान में रखिएगा कि इजराइल द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह इजराइल का सिस्टम है सी डोम्स। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2024 कौन जारी किया है, तो यह आपको बताना है। तो ये अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र। और इसके अनुसार 180 देशों का उन्होंने आकलन किया, और उसमें जो इंडेक्स बनाया उसमें एस्टोनिया को प्रथम स्थान दिया। पर्यावरण जो सूचकांक उन्होंने बनाया, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो बताया उसमें। लेकिन 180 देशों में जो भारत का क्या स्थान दिया, एस्टोनिया तो प्रथम हो गया, तो भारत का कौन सा स्थान दिया, तो भारत को उन्होंने 176वां स्थान दिया है। यहाँ पे इजराइल मैंने नहीं टिक किया था, तो 176वां स्थान है। भारत ने इसको मानने से यद्यपि इनकार कर दिया है। और 180 देश जो स्थान है उन्होंने वो वियतनाम को दिया था, तो लास्ट पोजीशन, और भारत ने इसको मानने से इनकार कर दिया। यह प्रश्न देखिए, लेखकों और कलाकारों को एक साथ लाने और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले लेखक ग्राम का उद्घाटन, राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो यह 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यह किया गया है उत्तराखंड में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। इस तरह के प्रश्न का चयन आयोग करता रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में संलग्न जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? अगर यह हो जाता है तो भारत का यह चौथा यूनेस्को हेरिटेज साइट हो जाएगा। इसको भी आपको अपने ध्यान में रखना होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो प्रस्तावित किया गया है संलग्न पार्क को, यह किस जिले में है यह आपको बताना है। तो यह मैं बता दूं आपसे कि यह सोनभद्र जिले में है। और इससे पहले जो हमारे यूनेस्को साइट्स हैं, आगरा के किले, आगरा का ताजमहल का, आगरा का किला भी है,
ताजमहल भी है और फतेहपुर सीकरी 3 है। अगर यह हो जाता है तो 4 हो जाएंगे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और जनवरी में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत 85वें स्थान पर है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में पहला स्थान किसको मिला है दोस्तों? तो यह मिला है सिंगापुर को। सिंगापुर का पासपोर्ट इतना तगड़ा है कि वहाँ के निवासी बिना यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के 195 देशों में, जबकि भारत के निवासी 157 देशों में बिना वीजा के घूम सकते हैं। तो सिंगापुर, जापान दूसरे स्थान पर है। और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर। बार बार मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरे टेस्ट सीरीज, मेरे प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है, मेरे नोट्स की आवश्यकता है, बहुत ही लिमिटेड मटेरियल जो कि आपकी परीक्षा के लिए समीचीन है और आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकते हैं, तो वह आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके थोड़ी सी राशि अदा कर वे सारे आप प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है। गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसकी थीम युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है था, में किस देश की फिल्म टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्रदान किया गया है? दोस्तों एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि इस बार का जो फोकस जो देश था इसमें, इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो हुआ था वह हुआ है, यह था ऑस्ट्रेलिया। और किस देश की उसको मिला हुआ है यह आपको बताना है दोस्तों। लिथुआनिया इसका सही जवाब है। लिथुआनिया के इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। यहाँ पर हम सबमिट कर रहे हैं और सबमिट कर दिया है। मैं देखता हूँ रिजल्ट क्या रहा है। व्यू रिजल्ट देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 29 एक क्वेश्चन शायद हमने मिस किया है, वह आपको बताना है कहाँ पे। और इसी तरह से एग्जामिनेशन में भी रखा रहता है, कहीं कुछ छूट गया है, यहाँ पे आंसर नहीं दिया है। और जैनिक सीनर बताया था मैंने। और इसी के साथ यह श्रृंखला समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।